बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक और टॉपिक लेकर हाज़िर हैं। ये सोशियोलॉजी पार्ट 2 और उसका ये टॉपिक है। और उस पार्ट 2 के हवाले से खालिस्तन पहला जो लेक्चर ये शुमार होगा। पहले जो हमने दिए हैं पार्ट 1 और 2 के, वो मिक्स थे। उसमें कुछ चीज़ें पार्ट 1 की थी, कुछ पार्ट 2 के थे, लेकिन सोशियोलॉजी का खालिस्तन पहला। और ये हम शुरू कर रहे हैं क्राइम वाले हिस्से से। क्राइम से आगे कम से कम 20 के करीब चैप्टर ऐसे हैं जो क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से तो उनका नाम ही क्रिमिनोलॉजी होना चाहिए था, या ये सोशियोलॉजी का वो हिस्सा जिसमें क्राइम के बारे में इब्तदाई सारी चीज़ें हैं। और यही चीज़ें तकरीबन जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ में आपने पढ़नी है 5 साल कोर्स में, तीसरे साल में जाकर। और फिर यही 3 साल कोर्स जो है उसमें पार्ट 1 में पीपीसी के साथ ये जनरल प्रिंसिपल का हिस्सा शामिल है। तो ये चूँकि मुश्तरका तौर पर इसका बाज़ पोर्शन ऐसे थे जो बिल्कुल एक ही जैसे थे, तो इसलिए मैंने उन्हें जामिया करके बनाने की कोशिश की है, ताकि सोशियोलॉजी के हवाले से भी उनकी बच्चों की तसल्ली हो जाए और जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ के हवाले से भी बात मौसर समझी जाए। तो ये MCQs हैं, लेकिन कोशिश होगी कि जहाँ समझाने की ज़रूरत है उन्हें भी हम साथ ही करें, क्योंकि पहले जो हम कर रहे थे सिर्फ MCQs, वो एक वजह थी जो मैं बार बार अर्ज़ करता रहता हूँ। वो वजह ये थी कि हमें यूनिवर्सिटी ने उस स्टेज पर MCQ का कहा जब काफ़ी पढ़ाई हो चुकी थी 80-90%, और उस वक़्त MCQs एक भी नहीं हमने दिए हुए थे। तो हमने फौरी अमल करते हुए तकरीबन 5-6 हफ्तों में काफ़ी सब्जेक्ट का MCQs बता दिए हैं स्टूडेंट्स को, और लोगों ने भी इस्तेफादा किया है। बहरहाल अब ये जो वजह है वो ये है कि अब हमें लेक्चर भी देने हैं और बाज़ चीज़ें भी। तो सोशियोलॉजी का दूसरा जो हिस्सा है क्राइम वाला, वो अब साथ साथ चलेगा। जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ के भी साथ ही होगा। तो इसको हम दोनों चीज़ें साथ साथ करेंगे, थोड़ा सा लेक्चर और थोड़ा सा जो चीज़ समझाने वाली की उसको बाज़ाब्ता समझाएंगे। तो ये चूँकि एक ही सिलेबस है, इसलिए ये पूरी डिटेल से करेंगे ताकि दोनों जगह आप इस्तेफादा करें। तो इसका पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, हुज़ दिस डेफिनेशन ऑफ क्राइम? अ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट, अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्ट इन वायलेशन ऑफ पिनल लॉ। जेम्स स्टीफन की है, अस्टन की है, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की है। तो जवाब है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी का ये डेफिनेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम? एक्ट प्रोहिबिटेड और फॉरबिडन। एक्ट प्रोहिबिटेड और फॉरबिडन बाय लॉ ऑफ लैंड। एक्ट प्रोहिबिटेड और फॉरबिडन बाय मॉरल वैल्यूज। ऑल ऑफ दिस, ओनली A एंड B। तो इसमें है ऑल ऑफ दिस। जवाब दुरुस्त है कि वो तमाम अफ़ाल जिनसे मना किया गया हो, वो तमाम अफ़ाल जिनसे रोका गया हो, वो इखलाकी कदरों के ख़िलाफ़ भी होते हैं और लॉ ऑफ लैंड के ख़िलाफ़ भी होते हैं। इसलिए वो इसमें फ़ाल करेंगे। ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये होंगे तो समझा जाना चाहिए कि ये इनसे मना किया गया, तो इसका रीज़न ये है कि ये इखलाकी इक़दार के ख़िलाफ़ हैं, ये मुल्की कवानीन के ख़िलाफ़ हैं, और ये लॉ ऑफ लैंड जो है उसके ख़िलाफ़ हैं। इसलिए ये इसमें शामिल हुआ। एक्ट मीन टू डू एन एक्टिविटी, टू ओमिट एन एक्टिविटी, बोथ A एंड B, नन। तो ये एक्ट की डेफिनेशन है। आप बेशुमार जगह ये देखेंगे पीपीसी में भी और यहाँ भी कि एक्ट जहाँ लफ्ज़ आ जाए उससे मराद दोनों मैंने होता है। एक्ट मैंने टू डू एन एक्ट, और अमिशन दूसरा लफ्ज़ है, नॉट टू डू कि कोई काम ना करना। तो एक्ट के डेफिनेशन में दोनों लफ्ज़ शामिल है, एक्ट एंड ओमिशन। बहुत से कवानीन हैं ऐसे जो एक्ट करने से रोकते हैं, बाज़ ऐसे हैं जो ओमिशन करने से रोकते हैं, जो ड्यूटी बाउंड हैं, जो करने चाहिए लेकिन नहीं किए जाते, तो तब भी वो जुर्म में शुमार हो जाते हैं। तो इसलिए इसका जवाब होगा बोथ A एंड B। लॉ ऑफ लैंड इन पाकिस्तान मीन्स, अगर हम ये कहें पाकिस्तान में बैठकर के हमारे मुल्क का लॉ ऑफ लैंड कौन सा है, पीनल लॉ ऑफ एनी कंट्री।
पाकिस्तान पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अब इसका अलग-अलग जिक्र करें अगर तो एनी कंट्री से मुराद है किसी भी मुल्क का कोई, यहाँ हम उसको लॉ ऑफ लैंड कह सकते हैं तो बिल्कुल नहीं कह सकते। तो दूसरा है पाकिस्तान पिनल कोड, ये हमारे मुल्क का कानून है और बाज़ाब्ता मंजूर शुदा और लीगली ये यहाँ नाफज है, इसलिए इसको कहेंगे कि ये हमारे मुल्क का लॉ ऑफ लैंड है। दूसरी तरफ आ गया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी लॉ ऑफ लैंड इस शक्ल में होगा कि क्रिमिनल प्रोसीजर मुल्क का कानून है, लेकिन यहाँ चूंकि मुराद ये है कि पिनल कोड कौन सा है, सज़ाओं का तयन किस में किया गया है। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो प्रोसीजर है, अदालतों के इख्तियारात हैं, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन सज़ाओं का तयन जिसका उर्दू तर्जुमा है मजमूआ तज़ीरात पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में सज़ाओं का मजमूआ कौन सा है, तो वो पाकिस्तान पिनल कोड है। तो इस हवाले से आपका जवाब होगा पाकिस्तान पिनल कोड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रॉस रेफरेंस ऑफ क्राइम इन पीपीसी, यहाँ इससे मुराद ये है कि क्राइम की डेफिनेशन आपने जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ में की, अभी और बहुत सी चीज़ों में करनी है। एक डेफिनेशन और मैं बाद में आपको बतानी है कि जो मेरे हिसाब से बड़ी जामी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो फिर आपके ज़हन में आएगा कि क्या ये क्राइम जो है इसकी डेफिनेशन के हवाले से पीपीसी में भी कोई वजाहत की गई है, क्रॉस रेफरेंस क्या है पीपीसी में क्राइम के बारे में, किस चीज़ों को इलीगल करार दिया गया है। तो उसको जो डिफ़ाइन किया है वो सेक्शन 11, सेक्शन 45, सेक्शन 189, सेक्शन 190, सेक्शन 385, ऑल ऑफ दिस ओनली ए एंड सी। तो सारे ये क्रॉस रेफरेंस हैं क्राइम के हवाले से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन, ये अब इंग्रेडिएंट्स का जिक्र हो रहा है कि क्राइम के इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। एक्ट कमिटेड और ओमिटेड, वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, बोथ ए एंड बी, नन। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि एक्ट और ओमिशन एक दूसरे के मतजाद लफ्ज़ हैं कि लेकिन मतजाद होने के बावजूद एक्ट की डेफिनेशन में वो शुमार होते हैं। तो एक्ट कमिटेड और ओमिटेड, इससे मुराद है कि वो इसमें इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम में शुमार होते हैं। वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, और वो जो पब्लिक लॉ हो उसके ख़िलाफ़ अगर हो, तो ये बोथ एंड बी वाला जवाब दुरुस्त है इसमें। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, डू यू एग्री दैट मॉरल वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी इन पाकिस्तान मीन्स लोकल वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी, लीगल अकॉर्डिंग टू पीपीसी, लीगल अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। अब ये सवाल को पहले समझें फिर उसके मुताबिक जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। डू यू एग्री दैट मॉरल वैल्यू ऑफ दिस सोसाइटी इन पाकिस्तान मीन्स, पाकिस्तान में अखलाकी इक़दार क्या हैं, उसको अगर टेक्निकल कानूनी ज़बान में हम बात करना चाहें कि कौन सी अखलाकी कदरें हैं, तो जिसको हम पाकिस्तानी लॉ में ढूंढ सकते हैं कि पाकिस्तानी लॉ ने इसके ख़िलाफ़ चलने से मना किया है। तो लोकल वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी के जो सोसाइटी है, हमारा माशरा जो है, इसके मकामी जो अक़दार हैं वो इसमें शुमार होंगी। उसके बाद लीगल अकॉर्डिंग टू पीपीसी, अगर पीपीसी ने उन्हें लीगल करार दिया है, पीपीसी में उन्हें लीगल करार नहीं दिया गया और तो वो लीगल होंगी तो मॉरल वैल्यू में शुमार होंगी हमारी सोसाइटी के। लीगल अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, हमारे मुल्क में दूसरा जो लॉ है जो सुपरसीड करता है पीपीसी और बाकी चीज़ों से, वो है लीगल अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, कि इस्लामिक लॉ जो है वो प्रिवेल करता है। इस्लामिक लॉ भी यहाँ कार फरमा है। अब अगर इस्लामिक लॉ के मुताबिक भी वो लीगल है तो इसका मतलब है वो मॉरल वैल्यू है हमारी। मॉरल वैल्यू से ही आगे हमने ढूंढने हैं ना कि जो मॉरल वैल्यू के ख़िलाफ़ जाएंगे वो क्राइम होंगे। तो ये जब मॉरल वैल्यू के मुताबिक हम ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस्लामिक लॉ ने जिसे इल्लीगल करार नहीं दिया वो लीगल है, और लीगल है तो मॉरल वैल्यू है हमारी। ऑल ऑफ दिस हमारा करेक्ट जवाब हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ क्राइम, इंटेंशन, मोटिव, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, एग्जीक्यूशन, ऑल ऑफ दिस। बाज़ जगह लिखा हुआ है 3 चीज़ों का जिक्र है, इंटेंशन, प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन। बाकी चीज़ों को नहीं किया गया, लेकिन जो लॉ की किताबें हैं वहाँ इन सब का जिक्र है। ये स्टेजेस ऑफ क्राइम शुमार होते हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ में आपने करना है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम।
इसी तरह बहुत से और जगह भी इसका जिक्र आना है। तो इंटेंशन और मोटिव में फ़र्क भी बहुत सा है। अभी यहाँ हम मुख्तसर करेंगे क्योंकि एक ही MCQ होगा, डिटेल में नहीं, लेकिन इस पर पूरा काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा जा सकता है। उसके बाद प्रिपरेशन है, फिर अटैम्प्ट है, फिर एग्जीक्यूशन है। अब समझने की बात है कि ये अभी थोड़ी आगे भी डेफिनेशन आनी है इंटेंशन की, मोटिव की, वहाँ ज़रा वजाहत हो जाएगी। यहाँ चूँकि एक सवाल सिर्फ इतना है कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम, कि क्राइम के मुख्तलिफ मराहल कौन से हैं, कौन से मराहल हैं जिनसे गुजर कर एक जुर्म जो है वो जुर्म बनता है। तो पहला है इंटेंशन का नीयत, मोटिव है वजह तहर्रक, वजह तहर्रक, मोटिव मीन है कि वो वजह जिसकी वजह से जुर्म वाक़या हुआ है, वो बेनिफिट जिसकी वजह से जुर्म वाक़या है, वो कंसिडरेशन जिसकी वजह से जुर्म वाक़या हुआ है। प्रिपरेशन, तैयारी, उसके लिए तैयारी अमूमन जो है वो गैर कानूनी नहीं होती। तैयारी बाज़ शुमार होती है कि ये एक इंटेंशन थी, उसके मुताबिक थोड़ी बहुत हरकत की है, लेकिन उसकी कोई वजाहत नहीं की जा सकती कि ये तैयारी किसी मुजरमाना फेल के लिए है। लेकिन दो जराइम ऐसे हैं जिनमें प्रिपरेशन भी जुर्म है। एक डकैती के जुर्म के लिए प्रिपरेशन, एक वैगिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट, तो उसके ख़िलाफ़ जो है करेंगे तो वो भी प्रिपरेशन भी जुर्म है। तो इस तरह ये जो प्रिपरेशन है उस हालात में होगी। अदरवाइज़ प्रिपरेशन की कोई भी तावील की जा सकती है। आगे एग्जांपल आ रही हैं जिससे ये पहलू मज़ीद वजाहत हो जाए, वाज़िया हो जाएगा और आपको कोई उलझन और बहाम बाकी नहीं रहेगा। उसके बाद अटैम्प्ट और एग्जीक्यूशन, ये बेसिकली बाज़ जगह आपको लिखा मिलेगा एक ही कि ये एग्जीक्यूशन का हिस्सा है। अटैम्प्ट बिल्कुल इस हवाले से बजा है कि अवर्ट एक्ट ऑफ द बॉडी, जिस्म के ब्रूनी अफ़ाल कब शुरू होते हैं? प्रिपरेशन के बाद इंसानी जिस्म के हाथ पाँव काम करना शुरू करते हैं, उस जुर्म की तरफ मूव करते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, तो उस वक़्त ये होता है। तो जिस काम की नीयत हो, जिसकी एग्जीक्यूशन का मकसद हो, उसके लिए अगर कोशिश की जाएगी और कोशिश नाकाम हो जाए, कामयाब ना हो, एग्जीक्यूशन मुकम्मल ना हो, नामुकम्मल एग्जीक्यूशन हो, तो वो अटैम्प्ट कहलाएगी। अटैम्प्ट के बारे में एक असूली सा नज़रिया है, डिटेल में कहीं फिर बात हो जाएगी कि अगर कोई जुर्म जिसके लिए कोई अटैम्प्ट की जाए, वो जुर्म की जितनी सज़ा हो उसकी हाफ पनिशमेंट अटैम्प्ट पर मिलेगी। इसलिए ये एक अलहदा अभी स्टेज बनती है कि आया वो अटैम्प्ट थी, कोशिश थी, या कामयाब कोशिश थी। कामयाब कोशिश होगी तो एग्जीक्यूशन होगी, एग्जीक्यूशन नाकाम होगी तो अटैम्प्ट होगी। ये आपस में इनका रिलेशन भी है कि ये आपस में को रिलेटेड हैं इस हवाले से। तो उसके बाद हमारा लास्ट मरहला है एग्जीक्यूशन, तकमील। कोई जुर्म जिसका वाज़िया तौर पर इंटेंशन की गई थी, उसका मोटिव भी मौजूद था, उसकी प्रिपरेशन भी की गई थी, उसके लिए कोशिश भी शुरू कर दी गई थी, वो मुकम्मल हो गया, तो एग्जीक्यूशन हो गई, तकमील हो गई। कंप्लीशन भी इसके लिए लफ्ज़ बोला जाता है कि जुर्म मुकम्मल हो गया। तो जुर्म मुकम्मल हो जाए तो ये हमारा चूँकि सवाल ही ये है कि स्टेजेस ऑफ क्राइम, कि जुर्म की तकमील कैसी होती है, कौन से मराहल से गुजर कर होती है। तो हमारा ये सवाल का जवाब आ गया कि ये सारे 5 के 5 चीज़ें, ऑल ऑफ दीज जो हैं ये स्टेजेस ऑफ क्राइम है। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम इज़ द इंटेंशन ऑफ द ऑफेंडर व्हेन ही थिंक्स अबाउट द कमीशन ऑफ क्राइम और ए गिल्टी एक्ट। अब ये आपको बताने की कोशिश हो रही है इसमें कि ये स्टेटमेंट आप बताएं, क्या आप इससे एग्री करते हैं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम जो इंटेंशन वाली थी उसमें ऑफेंडर क्या करता है? इंटेंशन ऑफ द ऑफेंडर व्हेन ही थिंक्स अबाउट द कमीशन ऑफ द क्राइम और ए गिल्टी एक्ट, कि जब वो सोचता है कि मैंने ये गलत काम करना है, मैंने ये मुजरमाना काम करना है, मैं इस जुर्म की तकमील करनी है, मैंने ये गिल्टी एक्ट करना है, तो ये उस वक़्त जब वो सोचता है तो इसको हम कहते हैं ये इंटेंशन की स्टेज है। अब डेफिनेशन में ये क्लियर हो गया कि इंटेंशन की डेफिनेशन क्या है, वहाँ मफ़हूम पिछली में वाज़े हो जा रहा, अब इसमें उसकी डेफिनेशन भी आ गई। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटेंशन, तो मुख्तसर आपने यहाँ करनी है, क्योंकि MCQ में इतना नहीं आपसे बात हो सकती कि आप बहुत ज़्यादा लिखें। ये पूरे सवाल हैं, इंटेंशन मोटिव का डिफरेंट पर आप 1 पैरा 2 पैरे लिख सकते हैं। तो इसमें इंटेंशन ऑफ द ऑफेंडर विच ही थिंक्स अबाउट द कमीशन ऑफ ए क्राइम, या उससे भी सिंपलेस्ट
और गिल्टी एक्ट, कि वो थिंक अबाउट द गिल्टी एक्ट, कि गलत काम करने के लिए सोचे, तो इसको हम कहेंगे कि यस, ये डेफिनेशन दुरुस्त है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, द 2 स्टेजेस ऑफ अटेंशन आर, ये 2 स्टेजेस अटेंशन के है जो मज़ीद इसकी तकसीम की जाती है। तो ये कि इनिशियल स्टेज और प्रूफ ऑफ इंटेंशन। एक ही है कि इंटेंशन थी, नीयत थी, उसको सोचा उसने कि मैंने इस तरह करना है, लेकिन उस इंटेंशन का प्रूफ देना, बोथ ए एंड बी और नन, ये हमारे ऑप्शन है। और इसमें द 2 स्टेजेस ऑफ इंटेंशन, यहाँ इतना ही है कि बोथ ए एंड बी, ये उसकी स्टेजेस हैं। अलहदा क्या डेफिनेशन है अभी थोड़ी देर में आ जाती है। इनिशियल स्टेज मीन द स्टेज व्हेन द पर्सन हैज़ मेड अप हिज माइंड to actually implement or execute his devious plans. There is an intention to cause harm, but he hasn't yet taken any action that manifests his intention. अभी उसने इरादा किया है, सोचा है कि मैं ये काम करूं, मैं ये गलत काम करूं, ये गिल्टी माइंड करूं, ये गिल्टी एक्ट करूं, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए क्राइम करूं, ये एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम करूं, मेरा ये बुरा इरादा जो है इसको तकमील तक पहुंचाऊं, लेकिन उसने अभी किसी चीज़ का कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये क्या चीज़ हो गई? ये इनिशियल स्टेज ऑफ इंटेंशन, जो अभी हमने काइंड्स ऑफ इंटेंशन के ज़मरे में 2 चीज़ों का जिक्र, ये पहली स्टेज है जिस पर सिर्फ सोचा है, अमल कोई नहीं हुआ। यस, करेक्ट इसका जवाब हो गया, ये डेफिनेशन दुरुस्त है। उसके बाद आ गया, चूज वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। इंटेंशन टू किल एनीवन इजंट ए क्राइम itself. However, an essential of crime, because without intention to cause harm there isn't crime. अब ये बेसिकली एक भी नहीं 2 स्टेटमेंट है और दोनों ज़रा समझने से तल्लक रखती हैं कि आपने बताना क्या है। पहले सवाल को समझ ले, चूज़ वेदर दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट और नॉट। आपने सिलेक्शन क्या करनी है कि ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। पहली स्टेटमेंट, इंटेंशन टू किल एनीवन इजंट क्राइम इटसेल्फ, पहला इतना ही लफ्ज़ काफ़ी है। नीयत बांधनी किसी को जान से मारने की, क्या ये जुर्म है? जवाब है कि नहीं है ये जुर्म। इतना इटसेल्फ का मतलब है कि भी इतनी बात कोई जुर्म नहीं है जब तक अवर्ट एक्ट ना हो, बॉडी मूव ना करे। ज़हन में सोचता है आदमी, हज़ारों बातें सोचता है, उसका किसी को कोई नुकसान तो नहीं ना पहुंचता। जब तक किसी को नुकसान नहीं होगा वो क्राइम नहीं होगा। क्राइम तो वहाँ पैदा होता है जहाँ हार्म किसी का होगा, हार्म एनी बॉडी, हार्म ह्यूमन बॉडी। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो तब आप कहेंगे कि ये क्राइम नहीं है, इटसेल्फ ये क्राइम नहीं है। दूसरा फिक्रा, हाउएवर एर एसेंशियल ऑफ क्राइम, क्राइम का लाजमी हिस्सा है क्या? बिकॉज विदाउट इंटेंशन टू कॉज हार्म देयर इजंट क्राइम। किसी को कोई नुकसान पहुंचे लेकिन नीयत ना हो, नुकसान पहुंच जाए। अभी पहले में क्या है कि नुकसान ही नहीं पहुंचा तो हम क्या कहेंगे? यहाँ नुकसान पहुंच गया लेकिन नीयत नहीं थी नुकसान पहुंचाने की, तो ये भी इसका मतलब है इंटेंशन ये एक एसेंशियल है। ये दोनों को इकट्ठा लिखने का क्या मकसद है कि साबित ये करना है कि इंटेंशन जो है ये बरीअल जुम्मा नहीं है, बरीअल जुम्मा नहीं है, ये बजाते खुद जुर्म नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एसेंशियल है, लाजम है, क्राइम का ये हिस्सा होगी तो क्राइम वाक़या होगा। अगर ये ना हो, हम पहुँचे, हम पहले कह रहे थे कि हम जो है ना वो लाजम पहुँचना चाहिए, किसी का नुकसान लाजम होना चाहिए, इंटेंशन सिर्फ होगी तो नहीं। अब उसी बात को वाज़ह करने के लिए कि इंटेंशन भी होगी और हार्म भी वाक़या होगा तो जुर्म तब वाक़या होना है। बात फॉलो कर गए होंगे आप इंशाल्लाह, उम्मीद है आपसे मुझे कि बिकॉज विदाउट इंटेंशन टू कॉज हार्म देयर इजंट क्राइम। अगर किसी को नुकसान पहुंच गया, इंटेंशन ही नहीं थी, तो वो जुर्म नहीं है। ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। यस, एग्री हैं, मेरा ख्याल है आप एग्री होंगे इससे, ये करेक्ट होगी। इससे को आप करेक्ट तसव्वुर करेंगे तो ये बात बनेगी। प्रूफ ऑफ इंटेंशन मीन, ये अब कौन सी बात हम कर रहे हैं? अभी हमने 2 स्टेजेस ऑफ की थी इंटेंशन की।
पहली थी इनिशियल स्टेज, दूसरा है प्रूफ ऑफ इंटेंशन। ये उसकी डेफिनेशन आ गई, वहाँ हमने वजाहत नहीं की थी। वहाँ चूँकि सवाल ही इतना था कि इसकी दो हिस्से हैं, दो इसके काइंड्स हैं, तो वो कौन सी हैं? पहला था इनिशियल स्टेज, दूसरा आ गई प्रूफ ऑफ इंटेंशन। अब उसकी डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन होगी तो बात वाजिया होगी, वरना बात अधूरी रह जाएगी अगर कोई आपसे पूछे। अब ये सवाल, ये एमसीक्यू किसी और तरह भी आ सकता है। प्रूफ ऑफ इंटेंशन, अब आपसे कहा जाए कि आप बताइए डेफिनेशन क्या है, तो ये डेफिनेशन आप याद कर लें। इस तरह की डेफिनेशन देने का क्या मकसद है? ये एमसीक्यू बिला मकसद नहीं बनाए गए, ये अभी हम इस तरह के एमसीक्यू को बनाने पर मजबूर हैं। क्यों? अभी तक यूनिवर्सिटी ने हमें क्लियर नहीं किया कि वो एमसीक्यू पर लेगी, वरना एमसीक्यू का मुख्तसर छोटा सा जवाब दें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, वो चीज़ पूछें जो यस नो में बात हो सके। तो इतनी डेफिनेशन देकर उसको समझाने की ज़रूरत क्या है? लेकिन दोनों चीज़ों हमें अभी मद्देनज़र रखनी है। एक ये कि हमने ये जो एमसीक्यू है वो बनाने हैं, दूसरा ये कि डेफिनेशन अगर आ जाए या कोई बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आ जाए या कोई किसी चीज़ की तरदीद करने के लिए पूरा फ़िक्रा बताना पड़े तो वो भी करें। क्योंकि अगर हम सब्जेक्टिव लिखने का आ गया फार्मूला, दोबारा पुराना बहाल हो गया, तो फिर आप कहेंगे जी हमें तो डेफिनेशन याद ही, हम एमसीक्यू याद करते रहे। तो दोनों चीज़ों को समो कर ये एमसीक्यू बनाए गए हैं कि बहुत शार्ट भी हैं और बास डेफिनेशनें दी गई हैं, बास स्टेटमेंट दी गई हैं, काइंड्स दी गई हैं, काइंड्स की स्टेजेस दी गई हैं, उनकी डेफिनेशनें बताई गई हैं। इतना सब कुछ करने का मकसद ये है कि दोनों तरह से आपकी तैयारी हो। तो ये बुनियादी मकसद है। उम्मीद है इससे आप बाद में आपको इसके फ़ायदे। अब एक तीसरा ऑप्शन भी खुल गया है, अभी एक यूनिवर्सिटी ने किया है, और ये हमारे 21 मई को गालिबन पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी साहब ने इस ऑप्शन का जिक्र किया था कि अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ये भी एक ऑप्शन उन्होंने खोला था कि ओपन बुक में क्या होगा कि किताबें आपके पास होंगी, आपने जवाब ढूंढना है, एमसीक्यू आपको बता दिया जाएगा। हो सकता है ओपन बुक का जब होगा तो आपको कह दिया जाए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रूफ ऑफ इंटेंशन। अब आप इंटेंशन तो आपको आती होगी, प्रूफ ऑफ इंटेंशन क्या है, ये स्टेजेस क्या है, ये नहीं पता होगा। तो ये अगर ज़हन में होगी चीज़ें तो आप आसानी से ढूंढ लेंगे। अगर ये डेफिनेशन अभी याद कर लेंगे तो ये आप ज़बानी लिख लेंगे। तो इसलिए दोनों तरह के पहलू को मद्देनज़र रखकर हमने ये एमसीक्यू बनाए हैं। आपने इस बात को ज़रा फॉलो करना है और उसके मुताबिक चलना है। तो ये आ गया हमारा प्रूफ ऑफ इंटेंशन मीन्स देयर इज़ नो वे टू प्रूव एन इंटेंशन बिकॉज नो वन कैन रीड द माइंड ऑफ मैन, सो इट्स नॉट ए क्राइम। इसका तो कोई पैमाना ही नहीं। देयर इज नो मेजरमेंट ऑफ थिंकिंग ऑफ ए मैन, कोई पैमाना नहीं कि कोई आदमी क्या सोच रहा है। कोई आदमी किसी दूसरे का ज़हन नहीं पढ़ सकता। तो यही यहाँ जिक्र है, देयर इज नो वे टू प्रूव एन इंटेंशन बिकॉज नो वन कैन रीड द माइंड ऑफ मैन, सो इट्स नॉट ए क्राइम। इसलिए वो जुर्म नहीं है। तो ये सेकंड स्टेज ऑफ इंटेंशन तो है, लेकिन उसकी डेफिनेशन जानकर आप समझ गए होंगे कि पहली जो है सिर्फ सोच की हद तक है, वर्ड तक के साथ उस बगैर उसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई जुर्म मुकम्मल नहीं होता। और दूसरी क्या है कि इंटेंशन का प्रूफ देना बड़ा मुश्किल है जब तक कि वो खुद कन्फेशन ना कर ले, जब तक वो खुद ना कहे कि हाँ मेरी नीयत थी, और या बाद में सर्कमस्टेंशियल या वाक़यात ना बताएं कि इंटेंशन थी, हालात बता देंगे। जब जुर्म साबित हो रहा होगा तो लाजम इंटेंशन भी साबित हो जाएगी, लेकिन उसके बगैर कोई जुर्म भी वाक़या नहीं आप कहें जी इसके पास इंटेंशन थी, इसका प्रूफ दें, तो वो नामुमकिन है। वो कोई भी तवील अभी इसके बाद एग्जांपल आ रही हैं आपको समझाने के लिए। अभी मैं एग्जांपल देने से टाइम बचाने के लिए टाइम बचा रहा हूँ और नहीं दे रहा एग्जांपल। जवाब इसका क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का? करेक्ट। 14 द सेकंड स्टेज ऑफ क्राइम इज मोटिव which means that which moves or induces a person to act in a certain way, a desire, a fear or a consideration। 5-6 ज़रूरी लफ्ज़ और भी बहुत से लफ्ज़ है इसके लिए, लेकिन मैंने बड़े मुख्तसर तौर पर जो चीज़ों की ज़रूरत है जिसको समझाने में आसानी होगी वो बताएं। मोटिव का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है? वजह तहर्रक, मुहर्रक, किस वजह से इंसान मुतहर्रिक हुआ, क्या जज्बा था जिसकी वजह से उसने ये जुर्म किया। तो वजह तहर्रक उसका जब समझ में आ जाए
तो फिर होता है। ये एक मशहूर बात है कि जब बड़े होशियार किस्म के पुलिस ऑफिसर किसी केस को सुलझाने में नाकाम हो जाए ना, उन्हें कोई समझ ना आ रही हो कि ये केस क्या है, इसका सर पर क्या है, किसने जुर्म किया है, क्यों ये जुर्म हुआ है, तो वो सबसे पहले मोटिव ढूंढते हैं। मोटिव मिल जाए तो मुजरम भी मिल जाता है। इतनी ज़बरदस्त ये चीज़ है कि अगर मोटिव ढूंढ लें कि किसी जुर्म का मोटिव मिल जाए कि ये जुर्म इस वजह से हुआ है, कौन था बेनिफिशरी, किसे फ़ायदा पहुंचा है, किसकी वजह से ये जुर्म हुआ है, इसके मरने से किसको फ़ायदा हुआ, इसके इस जुर्म के वाक़या होने से किसे बेनिफिट मिला है, तो जब उस तक पहुंच जाएं तो फिर बाकी केस को सुलझाने में भी आसानी होती है। इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब लफ्ज़ी क्या है इसके मैंने, विच मीन्स डैट विच मूव्स, जिसका मतलब है मोटिव मैंने मूव करना किसी सिमत में, और इंड्यूसिस ए पर्सन टू एक्ट, कोई काम करने के लिए इन सर्टन वे, किसी ख़ास रास्ते पर, किसी ख़ास तरीक़ेकार पर इंड्यूस करना, आमादा करना। ये डिज़ायर, ख्वाहिश, कौन सी बुनियादी ख्वाहिश थी, किसके लिए ये जुर्म हुआ है। ये फियर, कोई खौफ था, खौफ भी एक मोटिव है। और एक कंसिडरेशन बड़ा वसी लफ्ज़ है। बेनिफिशरी मैंने आपको एक लफ्ज़ बताया कि बेनिफिशरी कौन है, बेनिफिट किसे पहुंचा है। तो कंसिडरेशन किसी भी तरह की हो सकती है जो बेनिफिट में किसी के गई है, प्रॉपर्टी हो सकती है, औरत हो सकती है, उसके अलावा किसी के जज्बात की तस्कीन हो सकती है। तो अभी इसके बाद चूंकि एक मिसाल आने वाली है, मैं अभी इसको मुख्तसर करता हूँ। करेक्ट इसका जवाब है हमारे इसके, इंटेंशन इन क्राइम मीन्स थिंकिंग विद गिल्टी माइंड विदाउट एनी एक्शन और अवर्ट एक्ट। इंटेंशन इन क्राइम, जुर्म में नीयत से क्या मुराद है। थिंकिंग विद गिल्टी माइंड विदाउट एनी एक्शन अवर्ट एक्ट, कि थिंकिंग जो है ना गिल्टी माइंड के साथ सोचना, ये इंटेंशन इन क्राइम है। और विदाउट एनी एक्शन आर अवर्ट एक्ट, कभी बरूनी अफ़ाल को नहीं हुआ, अभी कोई एक्शन नहीं हुआ। यस ट्रू, इसको हम करते हैं और आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज काइंड ऑफ मोटिव। अब ये बड़ा मशहूर उर्दू का है, तर्जमा पंजाबी में भी है और ज़ुबानों में भी है। जन जार ज़मीन, जिसको हमने उर्दू इंग्लिश में ही लिखा है लेकिन इसके साथ लिख दिया जन वुमेन, ज़र मनी दौलत, और ज़मीन लैंड प्रॉपर्टी। ऑल ऑफ दिस नन ऑफ दिस। तो ये क्या है, मोटिव्स क्या है। अमूमन ज़्यादातर मोटिव्स इन्हीं तीन चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। औरत का होगा तो कोई जज्बात का मसला होगा, कोई शादी ब्याह का मसला होगा, कोई इश्क मशूकी का मसला होगा, ज़र दौलत का मसला होगा, कैश का मसला होगा, कोई और होगा, ज़मीन कोई प्रॉपर्टी का मामला होगा। तो ये शुरू से ही ये ही चलते आ रहे हैं। तो इसलिए ये बुनियादी मोटिव में शुमार होते हैं, काइंड्स ऑफ मोटिव हैं ये। तो ऑल ऑफ दिस दुरुस्त है। प्रिपरेशन मीन्स फिजिकल एक्ट फॉर अरेंजिंग और बिल्डिंग थिंग्स दैट आर नीडेड टू कमिट क्राइम, फॉर एग्जाम्पल परचेजिंग पॉइजन। प्रिपरेशन मीन्स, प्रिपरेशन की एक और मिसाल, फिजिकल एक्ट फॉर अरेंजिंग और बिल्डिंग थिंग्स। अब प्रिपरेशन की क्या चीज़ आ गई, डेफिनेशन आ गई है। इन वर्ड्स हम कैसे बयान करेंगे इंग्लिश में। कोई आपसे पूछ ही ले कि प्रिपरेशन को इंग्लिश में बताइए, तो ये छोटा सा आप डेफिनेशन याद कर लें। फिजिकल एक्शन फॉर अरेंजिंग और बिल्डिंग थिंग्स दैट आर नीडेड टू कमिट क्राइम। आप कोई जुर्म करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप अरेंजमेंट करें, उसके लिए चीज़ों का अरेंज करें, चीज़ें तामीर करें, चीज़ें इकट्ठी करें ताकि वो जुर्म आसानी से हो सके। तो अब इसमें एक मिसाल क्या, परचेजिंग पॉइजन, कि आप जहर ख़रीदना बज़ाते ख़ुद कोई नहीं, पता नहीं चूहे मारने के लिए हो, काकरोच मारने के लिए हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर उसके साथ बाकी चीज़ें हैं, नीयत बदनीति शामिल है, तो फिर वो प्रिपरेशन जुर्म हो गई और वो इसमें शामिल हो गई। तो इस डेफिनेशन को हम कहेंगे ट्रू। प्रिपरेशन की डेफिनेशन ये दुरुस्त है। उसके बाद, डू यू एग्री दैट प्रिपरेशन इटसेल्फ इजंट क्राइम इफ़ इट डजंट कॉज एनी हार्म टू एनीवन। तो यहाँ क्या है, ये पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि इटसेल्फ ये कोई क्राइम नहीं,
अगर इसके साथ किसी तरह का कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचा तो ये दुरुस्त है डेफिनेशन हमारी। और क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ दिस एग्जाम्पल ऑफ प्रिपरेशन विच इज़ंट क्राइम करेक्ट। अब उसकी एक मिसाल हम देने लगे हैं कि परचेजिंग ए नाइफ टू किल समवन, एक खंजर ख़रीदना है, एक चाकू ख़रीदना किसी को मारने के लिए, इज़ंट ए क्राइम। ख़रीदना बज़ाते ख़ुद कोई जुर्म नहीं है, बिकॉज इट कैनट बी डिटरमन वेदर द नाइफ वाज बॉट टू किल समवन और चॉप वेजिटेबल्स, कि ये को साबित नहीं होता ख़रीदने से कि ये जी अपना हमारा जो ख़रीदा गया है ये किसी को मारने के लिए यूज़ होगा या ये सब्ज़ियां काटने के लिए इस्तेमाल होगा। तो डेफिनेशन जो प्रिपरेशन की है ये दुरुस्त है, इसलिए ये दुरुस्त होगा। 20, कलेक्टिंग आर्म्स विद एन इंटेंशन ऑफ वेगिंग वार इज़ ए क्राइम। अब ये प्रिपरेशन में आता है कलेक्टिंग आर्म्स, लेकिन ये पहले हम कर चुके हैं, ये एक्सेप्शन है। प्रिपरेशन में बाद चीज़ें जुर्म है, उनकी प्रिपरेशन करना भी। एक आर्म्स इकट्ठे कर रहा है कि उसका इरादा है मुल्क के ख़िलाफ़ जंग शुरू करे, तो बाद में कहे नहीं जी ये तो मैं छोटे से वैसे ही जमा कर रहा, तो वो तो कोई जवाब नहीं दे सकेगा। तो वेगिंग वार इज़ ए क्राइम, यस। देयर आर सर्टन एक्सेप्शन विच इवन preparing फॉर कमिटिंग ऑफ offense इज़ क्राइम, यस कुछ एक्सेप्शन है और वो अभी एक का जिक्र हो गया और भी आ जाती हैं। प्रिपरेशन टू कमिट डकैती इज़ ए क्राइम, डकैती के लिए प्रिपरेशन करना, ये चूँकि बदनीति भी शामिल होगी, हथियार भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, जुर्म वाक़या हो ना हो ये जुर्म है, ट्रू है ये बात। अटेम्प्ट वेयर अफेंडर एक्चुअली प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम इन एक्चुअली और फिजिकली एंड इफ देयर इज़ नो हार्म टू अदर वी कैन से this fall in preparation which is no crime, and if there are some harm to other this preparation will fall in crime। और अगर उससे किसी को नुकसान हो जाए तो वो क्राइम है। तो बिल्कुल दुरुस्त है, ये डेफिनेशन हमारी दुरुस्त है, ट्रू में शुमार होगी। और 24, कैन वी से दैट इफ़ ए preparation comes to any harm or injury to other person is a crime, and if a harm or injury takes place without any intention then it is। तो ये दोनों चीज़ें पहले आ चुकी हैं, ज़रा किसी और एंगल से आपसे पूछी गई हैं। प्रिपरेशन कम्स टू एनी हार्म और इंजरी टू अदर पर्सनस, जिससे किसी दूसरे को नुकसान पर इज़ ए क्राइम, ये अगर नुकसान पहुंचेगा तो क्राइम। एंड इफ़ ए हार्म इज़ और इंजरी टेक्स प्लेस विदाउट एनी इंटेंशन, अगर वो बग़ैर इंटेंशन के किसी को नुकसान पहुंच गया है तो ये क्राइम नहीं है। तो नासु ऑप्शन हमारा फिजिकल एक्ट और अवर्ट एक्ट ऑफ ए पर्सन इज़ क्राइम फ्रॉम कमेंसमेंट टिल कंटिन्यू टिल टर्मिनेशन ऑल ऑफ। ये असल में एक और चीज़ है समझाने वाली कि ये टाइम कब शुरू होता है फिज़िकल, ऐसा फिज़िकल एक्ट जिससे किसी को नुकसान पहुँचे। फिज़िकल एक्ट और अवेक्ट ऑफ ए पर्सन इज़ क्राइम, कि वो वर्ट एक्ट वो फिज़िकल जिससे किसी को नुकसान पहुँचे और वो क्राइम शुमार हो। तो कब से वो शुमार होगा कि जुर्म हो गया और कब ये ख़त्म होगा, कब तक कंटिन्यूस होगा। तो फ्रॉम कमेंसमेंट, जब वो शुरू हुआ है फिज़िकल एक्ट वहाँ से वो ये शुरू होगा, ये उसके कमेंसमेंट का टाइम जो है वहाँ से शुरू होगा। उसके बाद टिल कंटिन्यू, जितनी देर तक वह जारी रहे, टिल टर्मिनेशन, जब तक वो ख़त्म ना हो जाए वो जुर्म मुकम्मल नहीं होगा, जुर्म की जो बाकी रहेगा। तो ऑल ऑफ दिस ये दुरुस्त है। चूज़ दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट और नॉट, we can say attempt to any offense is crime if we left unpunished। Everyone will try to attempt to commit crimes। अगर हम किसी को सज़ा ना दें तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं होगी कि वो जराइम बढ़ जाएंगे। तो अगर किसी को हम बग़ैर सज़ा दिए छोड़ देंगे तो दूसरे ये ट्राई नहीं करेंगे कि हम भी ये जुर्म करें, कौन सी सज़ा मिल जानी है। तो ये करेक्ट है डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। इसको सही ये है कि ना
सज़ा के बगैर किसी को छोड़ें, सज़ा होगी तो फिर दूसरे भी रुक जाएंगे। लेकिन इस स्टेटमेंट की हद तक ये बात दुरुस्त है, इसलिए इसको करेक्ट हमने किया है। चूज़ 27, चूज़ वेदर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और नॉट। Attempt to commit crime is punishable, and it is also necessary for a healthy society to punish such person who attempt to commit crime at will। के ये बात क्या है, चूज़ वेदर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब इस स्टेटमेंट को हमने दुरुस्त करना है। अटैम्प्ट टू कमिट क्राइम, किसी जुर्म की तकमील करना काबिल सज़ा हो तो क्या करे सोसाइटी, एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर दी हेल्थी सोसाइटी, तो अच्छी सोसाइटी के लिए ये ज़रूरी है कि टू पनिश, उसको सज़ा दे, एंड द पर्सन हु अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम एट विल, और उन लोगों को जो अपनी मर्ज़ी से क्राइम करें। जो ये एक थोड़ी सी वजाहत तलब बात होगी, आगे भी बहुत सी जगह आएगी कि अपनी मर्ज़ी से क्राइम करें। जो अपनी मर्ज़ी से नहीं, किसी मजबूरी से कर रहे हैं, उसका कुछ और स्टेटस है। तो यहाँ एट विल का जो लफ्ज़ है ये कुछ और मैंने दे रहा है। तो मीन यहाँ जो समझाना चाहना चाहिए वो ये है कि क्राइम जो करें उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा देना एक सेहतमंद माशरे की निशानी है। तो ये इसका स्टेटमेंट इस हवाले से दुरुस्त है, ट्रू करते हैं हम। उसके बाद एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम इज़ ए फाइनल स्टेज ऑफ क्राइम एंड इज़ पनिशेबल अंडर PPC इन पाकिस्तान। किसी जुर्म की तकमील जो है फाइनल स्टेज है और पनिशेबल है किस कानून के तहत, PPC के तहत। ट्रू है ये बात। 29, A shoots B with a gun and B gets shot and dies in consequence or gets injured, it is execution of a crime। एक आदमी जो A है वो B को गन से फायर करके ज़ख्मी कर देता है, वो या मर जाता है या वो ज़ख्मी हो जाता है, और इसी जो है फायर के नतीजे में हुआ है, तो ये एग्जीक्यूशन ऑफ ए क्राइम शुमार होगा। तो इसलिए ये भी दुरुस्त है हमारा जवाब। तो डू यू एग्री दैट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम इज़ दैट द एक्ट मस्ट बी डन बाय ह्यूमन बीइंग के ये क्या बात दुरुस्त है कि जो क्राइम वाक़या हुआ है एलिमेंट ऑफ क्राइम तब शुमार होगा, इज़ डैट द एक्ट मस्ट बी डन बाय ह्यूमन बीइंग, कि वो किसी ह्यूमन बीइंग ने किया, किसी और ने नहीं किया। क्यों? PPC जो है वो इंसानों के लिए है, इंसानों पर लागू होता है, इंसानों पर को सज़ा होती है, जानवरों को सज़ा नहीं होती। तो यस है इसका जवाब। अनदर एलिमेंट ऑफ क्राइम इज़ डैट एक्ट मस्ट बी डन बाय मेंजरिया, जिसका दूसरा मफहूम है गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी माइंड। तो क्राइम का एक ज़रूरी जो हिस्सा है, एलिमेंट है, क्या मंजरिया है? बिल्कुल दुरुस्त, ट्रू है ये बात। मंजरिया के बगैर कोई जुर्म मुकम्मल नहीं होता। मंजरिया एक अहम टर्म है। तो उसके बाद एक्टर्सिया। एक्टर्सिया मीन्स सच रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एज द लॉ सीक्स टू प्रिवेंट, कि इंसान का वो अमल जो जिससे कानून जो है जिससे बचाना चाहता है, एक्टर्सिया, कि वो एक्चुअल फ़िज़िकल काम जो किया है और जिसके नतीजे में कोई जुर्म वाक़या होना है, तो वो उसको कहेंगे एक्टर्सिया। तो ये डेफिनेशन है एक्टर्सिया की मुख्तसर से। ट्रू है ये बात। इंजरी इज़ अनदर एलिमेंट ऑफ क्राइम विदाउट विच मीन्स टू कॉज डैमेज और हर्ट टू एनी पर्सन और हिज प्रॉपर्टी और हिज रेपुटेशन। नेक्स्ट आपने PPC में जाएंगे, वहाँ हमने एक डेफिनेशन करनी है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इंजरी। इंजरी की क्या अक़साम है, कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ करते हैं इस लफ्ज़ को। तो उसमें यहाँ तीन चीज़ें यहाँ ज़िक्र किया गया है। इंजरी मीन के कोई डैमेज हो जाना, इंसानी जिस्म को कोई नुकसान पहुँचना, जिसको हम कहते हैं कि हर्ट हुआ है। तो हर्ट जो है उससे क्या मैंने कि ज़ख्म पहुँचा है। और दूसरा क्या है कि उसकी प्रॉपर्टी को, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचे। और तीसरा उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुँचे। तो ये तीनों अगर मौजूद हों तो ये कहेंगे हम कि ये एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है। करेक्ट है ये बात, इसलिए करेक्ट करते हैं। फॉर क्राइम देयर मस्ट बी ए कंडक्ट विच ब्रिंग्स हार्मफुल रिजल्ट। अगर हार्मफुल रिजल्ट हो लेकिन कंडक्ट ना हो, हादसाती तौर पर हो, एक्सीडेंशियल हो,
कंटीजेंसी के साथ हो, वाक़यात ऐसे वाक़यात हो चुके हों, तो वो फिर शायद क्राइम में शुमार ना हो। इसलिए डिपेंड क्या करता है, देयर मस्ट बी ए कंडक्ट विच ब्रिंग्स हार्मफुल रिज़ल्ट। एक ऐसा रवैया होना चाहिए जिसके लाजमी नतीजे के तौर पर हार्मफुल रिज़ल्ट निकले, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्राइम है, यस करेंगे। दी हार्म काज मस्ट बी ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वॉलंटरी एक्ट। जो एक्ट किया गया है उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस अगर हो, वो लाजम यही नतीजा निकल रहा हो, ये नहीं कि इनडायरेक्ट तौर पर कोई काम और किया गया नतीजा और निकले। वॉलंटरी एक्ट हो तो ट्रू हम करेंगे इस डेफिनेशन को। 36 है, इन दिस स्टेटमेंट इज दिस स्टेटमेंट ट्रू दैट देयर मस्ट बी ए लीगली प्रेस्क्राइब पनिशमेंट, कि इसकी लाजम एक सज़ा मुकर्रर शुदा हो, प्रेस्क्राइब है ना, पब्लिश शुदा हो, वो बताई गई हो, पीपीसी में दर्ज हो। ये नहीं कि अचानक कहें जी इसकी ये सज़ा है, जुर्म पहले बाद में हो, कहें जी ये अभी हम सज़ा अभी तयन करते हैं, तो ये नहीं तयन जी वो सज़ा वो है जिसका पहले प्रेस्क्राइब्ड हो, पहले जिक्र आ चुका हो और लीगली उसको नाफज किया जा चुका। तो ट्रू है ये बात। और ये हमारा आज का पहला चैप्टर जो है कि क्राइम वाले हिस्से में से सोशियोलॉजी पार्ट 2 वो आज ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इस सिलसिले में लेक्चर आप तक जल्द पहुँचेंगे। उम्मीद है ये वजाहत के साथ जो हमने किया है, तशरीसात की है, इसके से आपको ज़्यादा बेहतर समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।